चार्ल्स शोबराज का नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा। एक कुख्यात व्यक्ति जिसका जीवन एक खौफनाक थ्रिलर की तरह है। इसे दुनिया का सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। लोग दुनिया में नाम कमाने के लिए मरते हैं, मगर चार्ल्स शोबराज बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को मारता था। लोगों को मारना उसका फैशन था और जेल से भागना उसका शौक। कुख्यात अपराधी होते हुए भी वह दुनिया में अपराधी कम और सेलिब्रिटी के तौर पर ज़्यादा पहचाना गया। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जेल में रहते हुए वह महीने के लाखों रुपए कमाता था। जिन लोगों की उसने हत्या की थी उनमें से कुछ उस समय बिकनी में थे, जिस वजह से वह बिकनी किलर के नाम से भी मशहूर है और पकड़ने से बचने की अपनी चालाकी के लिए द सरपेंट के नाम से भी मशहूर है। माना जाता है कि वह अपने शालीन व्यवहार और क्रूर चालाकी के साथ शोबराज ने अकेले थाईलैंड में 14 सहित कम से कम 20 बेखबर पर्यटकों की जान ली थी। भारत में उसके आतंक का राज खत्म हुआ, जहां वह 1976 से 1997 तक कैद रहा। रिहा होने के बाद वह फ्रांस लौट आया, लेकिन रोमांच के लालच का विरोध नहीं कर सका, जिसके कारण वह 2003 में नेपाल चला गया। वहां उसका अतीत उसे पकड़ लेता है, जिसके कारण उसे आजीवन कारावास की सजा मिलती है। हालांकि 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उसे रिहा करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वह 19 साल की सजा काट चुका था। इसके ठीक 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया और वापस फ्रांस भेज दिया गया। शोबराज का जीवन विरोधाभासों की एक मिसाल है। उसे सुंदर, आकर्षक और पूरी तरह से बेशर्म के रूप में वर्णित किया गया है। उसने अपने लुक्स का इस्तेमाल आपराधिक सीढ़ी पर चढ़ने और अपनी बदनामी का आनंद लेने के लिए किया। उसके काले करिश्मे और नापाक कारनामों ने 4 बायोग्राफीज, 3 डॉक्यूमेंट्रीज, मैं और चार्ल्स नामक एक बॉलीवुड फिल्म और 2021 की मनोरंजक बीबीसी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द सरपेंट को प्रेरित किया। बोधचंद भवनानी गुरमुख शोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को साइगोन में हुआ था, जो उस समय इंडो चाइनीज यूनियन का हिस्सा था। उसके पिता भारतीय सिंधी और मां वियतनामी थी। क्योंकि साइगन एक फ्रेंच कॉलोनियल टेरिटरी था, इसलिए शोबराज को फ्रांस नागरिकता आसानी से मिल गई। उसके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी और उसके पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया था। शोबराज के बाद उसकी मां के नए पति ने अपने साथ उसे ले लिया, जो फ्रांसीसी इंडो चाइना में तैनात एक फ्रांसीसी सेना का लेफ्टिनेंट था। 1959 में चर्च के रिकॉर्ड में उसका नाम चार्ल्स गुरमुख शोबराज के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि उसे अपने नए परिवार में उसके सौतेले भाई बहनों ने नेग्लेक्ट फील कराया। उसका परिवार अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया और फ्रांस के बीच घूमता रहता था। टीनेज में शोबराज ने छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था। उसे पहली सजा 1963 में चोरी के लिए हुई, जो उसने पेरिस के पास पॉइसी जेल में काटी। कैद के दौरान शोबराज ने अपने चालाकी भरे कौशल से जेल ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट करके विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जैसे कि अपनी कोठरी में किताबें रखना। इस दौरान उसकी दोस्ती फेलिक्स डी अस्कोने से हुई, जो एक अमीर युवक था और जेल वॉलंटियर भी था। अपनी रिहाई के बाद शोबराज डी अस्कोने के साथ रहने लगा और पेरिस के हाई सोसाइटी और उसके क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बीच घूमता रहा और चोरी और घोटालों के जरिए धन इकट्ठा करता रहा। इस बीच वह पेरिस की एक महिला चैंटल कॉम्पेनन से मिला और उसे प्रपोज किया। हालांकि उसी दिन उसे चोरी की गाड़ी में पुलिस से बचने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसके बावजूद कॉम्पेनन ने उसका साथ दिया और उसकी रिहाई के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। 1970 तक शोबराज ने अपनी मां के जरिए फ्रांस की नागरिकता हासिल कर ली थी, जो वियतनाम की एक जन्मजात नागरिक थी, जो एक पूर्व फ्रेंच कॉलोनी था। 1970 में शोबराज और गर्भवती कैम्पेनन गिरफ्तारी से बचने के लिए फ्रांस से एशिया चले गए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूर्वी यूरोप से यात्रा करते हुए उन्होंने रास्ते में जिन पर्यटकों से दोस्ती की, उन्हें लूटा और अंत में मुंबई पहुंच गए, जहां कॉम्पेनन ने एक बच्ची उषा को जन्म दिया। इस बीच शोबराज ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा, कार चोरी और तस्करी का गिरोह चलाया, जिससे उसके मुनाफे ने उसे जुए की लत को भी लगा दिया।
1973 में नई दिल्ली के अशोक होटल में एक जौहरी की दुकान पर एक असफल आर्म्ड रॉबरी के बाद शोभराज को गिरफ्तार किया गया। वह बीमारी का बहाना बनाकर कॉम्पनन की मदद से भागने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही उसे फिर पकड़ लिया गया। उसने जमानत के लिए अपने पिता से पैसे उधार लिए और काबुल भाग गया, जहां उसने और कॉम्पेनन ने हिप्पी ट्रेल पर पर्यटकों को लूटना फिर से शुरू कर दिया। फिर से गिरफ्तार होने पर शोभराज बीमारी का बहाना बनाकर और अस्पताल के गार्ड को नशीला पदार्थ देकर भाग गया और अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। कॉम्पेनन अभी भी वफादार थी, लेकिन अपने आपराधिक अतीत को पीछे छोड़ना चाहती थी। वो फ्रांस लौट आई। उसने चार्ल्स को फिर कभी ना देखने की कसम खाई। अगले 2 वर्षों तक शोभराज भागता रहा, 10 चुराए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल करता रहा और पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप पूर्व की यात्रा करता रहा। इस्तांबुल में उसका छोटा सौतेला भाई आंद्रे भी उसके साथ था और दोनों तुर्की और ग्रीस में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। आखिरकार उन्हें एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया। पहचान बदलने की योजना विफल होने के बाद शोभराज भाग गया, लेकिन आंद्रे को वहीं छोड़ दिया और तुर्की अधिकारियों को सौंप दिया गया, जहां उसे 18 साल की सजा हुई। भागते समय शोभराज ने जेम सेल्समैन या ड्रग डीलर बनकर पर्यटकों को इम्प्रेस करके और उन्हें धोखा देकर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया। भारत में उसकी मुलाकात लेविस ल्यूबेक की मैरी एंड्री लेक्लेयर नामक एक टूरिस्ट से हुई, जो एडवेंचर की तलाश में थी। शोभराज से इम्प्रेस होकर लेक्लेयर उसकी मोस्ट फेवरेट फॉलोअर बन गई और उसके क्राइम्स में और दूसरी औरतों से रिलेशन को अनदेखा कर दिया। शोभराज ने अपनी कुशलता से फॉलोअर्स का भरोसा जीत लिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने 2 पूर्व फ्रेंच पुलिस कर्मियों यानिक और जैक्स को उसी के द्वारा चुराए गए पासपोर्ट वापस पाने में मदद की। उसने डिसेंट्री से पीड़ित एक फ्रांसीसी व्यक्ति डोमिनिक रेनलेव को भी आश्रय दिया, जिसे शोभराज ने वास्तव में जहर दिया था। एक युवा भारतीय व्यक्ति अजय चौधरी शोभराज का दूसरा कमांडर बन गया। 1975 में शोभराज और चौधरी ने अपने पहले नोन मर्डर किए। अधिकांश पीड़ितों ने अपनी मौत से पहले इन दोनों के साथ समय बिताया था और अक्सर उनकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। शोभराज ने दावा किया कि कई मौतें टेमाज़ेपाम और हेरोइन की आकस्मिक ओवरडोज के कारण हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि पीड़ितों को शोभराज ने जानबूझकर मारा ताकि उसकी असलियत किसी को पता न चल पाए। पहली पीड़ित सिएटल की टेरेसा नॉल्टन थी, जो थाईलैंड की खाड़ी में टाइडल पूल में डूबी हुई पाई गई थी। उसने फूलों वाली बिकनी पहनी हुई थी। शुरू में उसे स्विमिंग एक्सीडेंट माना गया, लेकिन बाद में उसकी हत्या की पुष्टि हो गई। अगला शिकार विटाली हकीम था, जो तुर्की का सेफार्डिक यहूदी था, जिसका जला हुआ शरीर पटाया रिसोर्ट की सड़क पर पाया गया था, जहां शोभराज और उसके साथी रुके हुए थे। डच स्टूडेंट हैंक बिंटांजा और उसकी मंगेतर कॉर्नेलिया हेमकर को हांगकांग में शोभराज से मिलने के बाद थाईलैंड आमंत्रित किया गया। शोभराज ने उन्हें जहर दिया और फिर उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उन्हें स्वस्थ किया। बाद में जब हकीम की प्रेमिका चार्मेन कैरो उसे खोजती हुई आई, तो हड़बड़ी में हैंक और उसकी मंगेतर की हत्या कर दी। 16 दिसंबर 1975 को बिंटांजा और हेमकर के शवों को गला घोंटकर जला दिया गया था। कैरो को डूबा हुआ पाया गया। उसने नॉल्टन के समान कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण बाद में शोभराज को बिकनी किलर उपनाम मिला। 18 दिसंबर को, जिस दिन बिंटांजा और हेमकर के शवों की पहचान की गई, शोभराज और लेक्लेयर ने उन दोनों के पासपोर्ट का उपयोग करके नेपाल में एंट्री की। 21 और 22 दिसंबर के बीच उन्होंने कैनेडियन लॉरेंट कैरियर और अमेरिकन कोनी जो ब्रॉन्जिज की हत्या कर दी। उन लोगों के पासपोर्ट का उपयोग करके शोभराज और लेक्लेयर थाईलैंड लौट आए। उनके लौटने पर शोभराज के फ्रेंच साथियों को मर्डर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले और पेरिस भागने से पहले ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद शोभराज वाराणसी और कोलकाता गया, जहां उसने इजरायली स्कॉलर अवनी जैकब की हत्या कर दी और उसका पासपोर्ट यूज करके शोभराज, लेक्लेयर और चौधरी सिंगापुर और फिर भारत गए और मार्च 1976 में थाई ऑफिशियल्स द्वारा तलाश किए जाने के बावजूद बैंकॉक वापस आ गए।
हालांकि उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। डच डिप्लोमेट हरमन निपेनबर्ग और उनकी पत्नी एंजेला केन बिंटांजा और हेमकर की हत्याओं की जांच कर रहे थे। शोभराज के पड़ोसियों नादिन और रेमी गिरेस की मदद से निपेनबर्ग ने उसके खिलाफ मामला बनाया। देश छोड़ने के बाद शोभराज के अपार्टमेंट में सबूत पाए। तीनों का अगला पड़ाव मलेशिया था, जहां चौधरी को जेम्स चुराने थे। ये जेम्स शोभराज को पहुंचाने के बाद से चौधरी गायब हो गया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि शोभराज ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में एक सोर्स ने दावा किया कि चौधरी को वेस्ट जर्मनी में देखा गया, लेकिन यह दावा निराधार निकला, इसलिए चौधरी की तलाश भी जारी रही। मई 1976 में इंटरपोल ने शोभराज के लिए एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसमें उस पर थाईलैंड में 4 हत्याओं का आरोप लगाया गया। इसके बाद शोभराज ने बॉम्बे में एक नया ग्रुप बनाया, जिसमें बारबरा स्मिथ और मैरी एलन ईथर शामिल थे। उसका अगला शिकार एक फ्रेंच सिटीजन जीन ल्यूक सोलोमन था, जिसे उसने लूट के दौरान मार डाला। जुलाई 1976 में नई दिल्ली में शोभराज और उसके साथियों ने टूर गाइड के रूप में फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को नशीला पदार्थ दिया, ये कहकर कि यह डिसेंट्री की दवाई है। जब दवाओं का असर बहुत तेजी से हुआ तो 3 स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि उन्हें जहर दिया गया है, और उन्होंने शोभराज को पकड़ लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। स्मिथ और ईथर ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया और चारों को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। भारत में जेल के अंदर स्मिथ और ईथर ने अपने मुकदमे से पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया। शोभराज अपनी बॉडी में जेम्स छुपा के जेल में ले आया था और गार्डों को रिश्वत दी थी, जिस वजह से वह आराम से रह रहा था और अपने मुकदमे को एक तमाशा बना रहा था। उसने सहायता के लिए हाल ही में पैरोल पर रिहा हुए अपने भाई आंद्रे को बुलाया और दोनों भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसे 12 साल की सजा सुनाई गई, जबकि लेक्लेयर को छात्रों को नशीला पदार्थ देने का दोषी पाया गया। बाद में उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया और कनाडा वापस भेज दिया गया, जहां 1984 में ओवेरियन कैंसर से उसकी मौत हो गई। तिहाड़ में जेल के सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत देने का काम शोभराज ने बेहद अपमानजनक स्तर पर पहुंचा दिया था। वह जेल के अंदर आराम का जीवन जीता था, जहां उसे टीवी और लजीज खाने का आनंद मिलता था। उसने सुरक्षा कर्मियों और कैदियों दोनों से दोस्ती कर ली थी। उसने 1977 में ओजी मैगजीन के रिचर्ड नेविल और 1984 में एलन डॉसन जैसे पश्चिमी लेखकों और पत्रकारों को इंटरव्यू दिए। नेविल के साथ उसकी फ्यूचर वाइफ जूली क्लार्क भी थी। क्लार्क ने कहा कि शोभराज ने अपनी लाइफ स्टोरी के राइट्स बैंकॉक के एक बिजनेसमैन को बेचे थे, जिसने बाद में उन्हें रैंडम हाउस को बेच दिया। नेविल के हिप्पी ट्रेल कनेक्शन के कारण रैंडम हाउस ने उन्हें मामले की जांच करने के लिए दिल्ली जाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। भले ही वह और क्लार्क दोनों न्यूयॉर्क शहर में पत्रकार थे, उन्हें क्राइम रिपोर्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें शोभराज के डरावने दूतों से निपटना पड़ा, जिन्होंने उन पर निगरानी रखी और जेल में उससे मिलने की व्यवस्था की, जहां उसने मर्डर्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया। ऑल्दो शोभराज ने नेविल और क्लार्क से मर्डर के बारे में खुलकर बात की थी, लेकिन बाद में उसने जो कुछ भी उन्हें बताया था उससे डिनाई कर दिया। यह दिखावा किया कि उसने ऐसा पश्चिमी साम्राज्यवाद या वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ प्रतिशोध में किया। भारत में शोभराज की जेल में सजा थाईलैंड की 20 वर्ष की सीमा अवधि समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो जानी थी, जिससे उसका प्रत्यर्पण सुनिश्चित हो गया था और थाईलैंड में हत्या के लिए उसे डेथ सेंटेंस मिलना लगभग तय हो गया था। मार्च 1986 में जेल में अपने 10वें साल में शोभराज ने अपने गार्ड्स और साथी कैदियों के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की। उन्हें नींद की गोलियां खिला दी और जेल से बाहर भाग गया। ये सब नाटक उसने इसलिए किया ताकि उसकी सजा इंडिया में और बढ़ जाए और थाईलैंड के डेथ सेंटेंस से वो बच जाए। हुआ भी ऐसा ही। गोवा में इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने उसे फिर से पकड़ लिया, जिससे उसकी सजा 10 साल और बढ़ गई। 1997 में 52 वर्ष की आयु में मैक्सिमम एविडेंसेस और गवाहों के गायब हो जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और भारतीय अधिकारियों ने उसे फ्रांस लौटने की अनुमति दे दी। पेरिस के सबर्ब्स में वो आरामदायक जीवन जीने लगा। चार्ल्स शोभराज ने इंटरव्यूज और फोटोज के लिए भारी फीस ली। अपनी लाइफ पर बेस्ड मूवी के राइट्स उसने $15 मिलियन से अधिक में बेचे।
2003 में शोभराज बिना किसी कारण के नेपाल लौट आया, जो उन कुछ देशों में से एक था जहां उसे अभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। हिमालयन टाइम्स के अनुसार वह अटेंशन सीकिंग की इच्छा और अपने इंटेलेक्ट और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मिनरल वाटर का बिजनेस करने के लिए काठमांडू आया था। 1 सितंबर 2003 को हिमालयन टाइम्स के पत्रकार ने शोभराज को काठमांडू के एक कसिनो में देखा। 2 वीक्स तक उसका पीछा करने के बाद उसकी न्यूज़ फोटोज़ के साथ छाप दी। इसके कारण उसे तब अरेस्ट कर लिया गया जब वह अभी भी कसिनो में ही था। पुलिस ने 1975 के दोहरे हत्याकांड के मामले को फिर से खोला और 20 अगस्त 2004 को शोभराज को कोनी जो ब्रॉन्जिस की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ ज़्यादातर सबूत डच डिप्लोमेट हरमन निपेनबर्ग, उनकी पत्नी एंजेला केन और इंटरपोल द्वारा इकट्ठे किए गए थे। शोभराज ने अपील की जिसमें दावा किया गया कि उसे निष्पक्ष सुनवाई के बिना सजा सुनाई गई। उसके वकील ने फ्रेंच गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और बाद में हस्तक्षेप के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी से अपील की। 2008 में शोभराज ने नेपाली महिला निहिता विश्वास से अपनी सगाई की घोषणा की, जो बाद में रियलिटी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी। अमेरिकी कंडक्टर डेविड वुडार्ड द्वारा एक खुले पत्र में उनके रिश्ते की पुष्टि की गई। ऐसे दावे थे कि शोभराज ने 9 अक्टूबर 2008 को बड़ा दशमी उत्सव के दौरान जेल में विश्वास से शादी की थी। हालांकि नेपाली अधिकारियों ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उत्सव के हिस्से के रूप में केवल एक टीका समारोह था। जुलाई 2010 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉन्जिस की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ शोभराज की अपील पर फैसला स्थगित कर दिया। 30 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा और नेपाल में अवैध प्रवेश के लिए 1 साल और जुर्माना जोड़ा। अदालत ने उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया। उसकी कथित पत्नी विश्वास और उसकी मां शकुंतला थापा ने फैसले पर असंतोष व्यक्त किया और जुडिशियरी को करप्ट कहा। उनके इन कमेंट्स के लिए उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया। 18 सितंबर 2014 को शोभराज को 1975 में कनाडाई टूरिस्ट लॉरेंट कैरियर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2018 तक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके लिए उसे कई ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता थी। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल की सजा काटने के बाद उसकी ओल्ड एज के कारण शोभराज को रिहा करने का आदेश दिया। उसे 15 दिनों के भीतर नेपाल छोड़ने का आदेश दिया गया और 23 दिसंबर 2022 को उसे फ्रांस भेज दिया गया। साथ ही कम से कम 10 साल तक नेपाल लौटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्ल्स शोभराज कई किताबों और फिल्मों का विषय भी रहे हैं। कुछ किताबों में प्रमुख हैं थॉमस थॉम्पसन द्वारा सर्पेंटाइन, रिचर्ड नेविल और जूली क्लार्क द्वारा द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स शोभराज, रीडर्स डाइजेस्ट संग्रह ग्रेट केस ऑफ इंटरपोल में नोएल बार्बर द्वारा द बिकनी मर्डरस। 1989 में टीवी के लिए बनी फिल्म शैडो ऑफ द कोबरा नेविल और क्लार्क की किताब पर आधारित थी। प्रवाल रमन द्वारा निर्देशित 2015 की हिंदी फिल्म मैं और चार्ल्स नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से शोभराज के भागने पर केंद्रित थी। द सरपेंट बीबीसी की 8 भाग की मिनी सीरीज जिसमें ताहर रहीम ने शोभराज की भूमिका निभाई थी, जनवरी 2021 में यूके में प्रसारित हुई और बाद में अप्रैल 2021 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई। तो दोस्तों, ये थी चार्ल्स शोभराज की कहानी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी।